नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों का पहला टेस्ट है और ये फुल टेस्ट है। हम लोगों का फुल टेस्ट है। तो अगर जैसे कि आप लोग अगर यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए और अपने स्कोर का पता करना चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम लोगों को क्या करेंगे, एक टेस्ट को हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। तो एक टेस्ट अगर हम लोग डेली सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 महीने में हम लोगों का, जैसे दृष्टि का है, ध्येय का है, संस्कृति, आईएएस का यूपीपीसीएस जो टेस्ट सीरीज है, तो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में सजा नहीं हुई। तो इसमें नाम दिया गया है, मतलब इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कानपुर षड्यंत्र केस में सजा नहीं हुई थी। तो नाम दिया गया है श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मानवेंद्र नाथ राय, शौकत उस्मानी। तो इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए ना तो श्रीपाद अमृत डांगे इनको सज़ा हुई थी, मुजफ्फर अहमद को भी सज़ा हुई थी। इसमें मानवेंद्र नाथ राय को सज़ा नहीं हुई थी, इनको सिर्फ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो चारों लोगों किया गया था, अब अमृत डांगे को, मुजफ्फर अहमद को, मानवेंद्र नाथ राय को, शौकत उस्मानी को, लेकिन जो इनको सज़ा नहीं हुई थी मानवेंद्र नाथ राय को। तो इस तरह से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कथन दिया गया है, कथन दिया है कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया था। और दूसरा कथन दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनाव में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, तो ये जो है ये पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, ये पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। तो इस तरह हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनाव में प्रतिभाग तो किया था, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो चुनाव में भाग लिया तो उसको 3 सीट प्राप्त हुई। जब 3 सीट प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या काम किया, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकृत, उन्होंने मुस्लिम लीग के द्वारा भी कैबिनेट मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु बाद में वापस ले ली गई। और वापस लेने के बाद इन्होंने संविधान सभा में शामिल न होकर सीधी कार्रवाई का आह्वान किया। तो दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें विकल्प हमारा भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। तो भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपरोक्त कथन किसका है। तो उसमें दिए गए जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने इसमें क्या किया था कि जो हरिजन पत्रिका थी उसके माध्यम से इसको कहा था। तो ये हो जाएगा हरिजन तो इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना की गई। दिए गया 1928 में, 1931 में, 1930 में, 1925 में। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो जो रॉयल कमीशन है, कृषि संबंधित रॉयल कमीशन, इसकी स्थापना की 1928 में। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 1926 से 31। इन्हीं के काल और इन्हीं के समय में ही 1928 में साइमन कमीशन भी भारत आया था। इस तरह विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
इसमें दिया गया है दो आमने सामने इसको सुमेल करना है और देखना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें ब्रिगेड दिया गया है और उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। जैसे सुभाष ब्रिगेड के नेतृत्व जो है कर रहे थे शाहनवाज खान, तो हमारा सुमेलित है। नेहरू ब्रिगेड इनका जो नेतृत्व है ये कर रहे थे जीएस ढिल्लों, ऐसे हो जाएगा। गांधी ब्रिगेड जो थे उसकी जो कर रहे थे ये गुलजार सिंह नहीं थे, ये गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे इनायत खां। गुलजारा सिंह कर रहे थे आज़ाद ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे। और रानी झांसी रेजिमेंट इनका नेतृत्व किया जा रहा था लक्ष्मी सहगल के द्वारा। तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा, जो कि नहीं सुमित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया, किसके द्वारा? तो दिए गए इसमें ज्योतिबा फुले द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही है। तो इसमें देखा जाए हमारा ये जो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी है ना, इन्हीं के द्वारा दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। और ये जो दर्पण नामक पत्र है ना, ये ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना से संबंधित था। तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया गया युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1766 से 1769 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आ जाएगा 3, 1766 नहीं, पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा 1, फिर 3 आ गया, फिर 2। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? दिया गया है कि मिरातुल अखबार, ब्रह्मानिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार। तो कौन सही हमारा इसमें? तो इसमें देखा जाए तो संवाद कौमुदी जो था, संवाद कौमुदी के माध्यम से ही उनके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? दिया गया है विषाणु जो होता है ना वो अकोष्ठी होता है ना, तो हमारा सही सम्मिलित है। प्रियान जो होता है, प्रियान क्या है? प्रियान जो है वो प्रोटीन से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल उसमें नहीं होता है। तो हमारा विकल्प जो है ये सम्मिलित नहीं है। जीव द्रव्य जो है जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, इसी में सभी जैविक क्रियाएं होती है, तो हमारा सम्मिलित है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, तो इस यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, तो ये हमारा सम्मिलित है। तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। और जो प्रियान होता है ना, ये संक्रामक रोग का एक कारक है जिसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है? तो दिए गए कवक, जीवाणु, यूग्लिना, पूर्ण परजीवी पौधा। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो इसमें देखा जाए ना, कवक में, जीवाणु में, पूर्ण परजीवी पौधा में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। और यूग्लिना का जो आकार होता है वो चप्पल के आकार क्या होता है, तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? दिए गया मुख गुहा से, आमाशय से, अग्नाशय से, ग्रास नली से। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। और आमाशय में जो भोजन होता है ना वो 2-4 घंटे तक वहाँ रहता है। वो आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इसमें यहाँ से जैसे पेप्सिन होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, और रेनिन नामक एंजाइम का उत्सर्जन होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है।
और ये जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और रेनिन जो है ना, दूध का जो प्रोटीन होता है उसको जो ठोस एवं अम्लीय दही में बदलता है ये। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। इसमें दिया गया, इसमें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इसे, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। और तीसरा दिया है, यह सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है। और डी दिया गया है, ये रुधिर का थक्का बनाती हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है रुधिर प्लेटलेट्स का संबंध कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखा जाए कि इसे जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, सही है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केवल ऊंट और लामा के जो होता है, जो रुधिर होता है उसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। तो सॉरी नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसमें दिया गया, इसमें केंद्रक अनुपस्थित हो जाएगा, ये हमारा सही है। यह सभी मनुष्य एवं जंतु में नहीं पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता, केवल मनुष्य में पाया जाता है। विकल्प हमारा ये जो सी है गलत हो जाएगा। तो ये रुधिर का थक्का बनाती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प जो है ना, हमें बताना था गलत कौन सा है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कारण दिए गए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो बताइए, तो इसमें देखा जाए हमारा जो कथन वो सही है। अनुच्छेद 126 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्याधीश के नियुक्ति का प्रावधान है। और जो कारण दिए गए हैं ना, कारण हमारा गलत है। राष्ट्रपति इसमें जो है किसी से परामर्श नहीं लेता है, तुम्हारा कारण गलत है, कथन सही है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, सी से हो जाएगा ना। और अपन तुम लोग, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। दिए गए भोजपुरी, अंग्रेजी, नेपाली, राजस्थानी। तो इसमें देखा जाए नेपाली जो है भाषा ये हमारी शामिल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और नेपाली जो है ये 71वें संविधान संशोधन से इसको सम्मिलित किया गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वें संविधान संशोधन 1992, सी से हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए कथन, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। और दूसरा कथन दिया गया, ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित हैं ना ही राज्य सूची में, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तो बताइए कौन सा है हमारा। तो इसमें हमें बताना है गलत कथन कौन सा है। तो तुम्हें देखा जाए ना, तो अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर जो है कार्यपालिकी आदेश नहीं, ये विधि बनाकर ही कर लगाया जा सकता है। तो हमारा कथन जो है ना गलत हो जाए पहला वाला। और दूसरा वाला हमारा सही है कि जो ऐसे विषय जो ना तो केंद्र सूची में ना राज्य सूची में, वो उन विषय पर केंद्र द्वारा ही टैक्स लगाया जाएगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तुम लोग, धन विधेयक के संबंध में असत कथन बताना है। धन विधेयक के संबंध में असत कथन तो दिए गए हैं, धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, ये तो हमारा सही हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, हमारा गलत हो जाएगा ना। पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता राष्ट्रपति, तो हमारा विकल्प हमें गलत ही बताना, तुम्हारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए राज्यों में विधान परिषद की स्थापना उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। और दूसरा दिया गया, इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। तो उसमें देखा जाए हमारा पहला कथन सही है, इसका अधिकार जो संसद को है, लेकिन है कि इसको संविधान संशोधन नहीं होता, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगर तुम लोग, दी गई राष्ट्रपति शासन के विषय में अनुच्छेद 56 के विषय में 356 असत कथन क्या है। इसमें से दिए गए, इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है, तुम्हारा सही है। दूसरा दिए, इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, ये भी हमारा सही है। इसके तहत
घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता, अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, केवल 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारा कथन जो गलत है। दूसरा चौथा दिया गया है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमति की मर्जी चाहिए। तुम्हारे गलत ही बताना, तुम्हारा सी हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो बताइए इसमें से, इसमें दिया गया है कि सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। दूसरा दिया विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। और तीसरा दिया सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या है ना कि ये जो उच्चतम न्यायालय है ये राष्ट्रपति को सलाह देता है, किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। तुम्हारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुने। तो दिया गया है यह विशेष इजाजत संबंधित, हमारा सही हो जाएगा विशेष, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है, भी हमारा सही हो जाएगा। तो अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, हमारा सही हो जाता है। इस तरह हमारा चारों कथन सही है ना, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सुनो, निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान है? दिया गया है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है, सही है। उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है, ये तो अमेरिका में है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में नहीं है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो भारत में है ना, अमेरिका में नहीं है। तो इस तरह विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिया गया है कि निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद दिया गया ना, अथर्ववेद नहीं किया गया है, ये किया गया यजुर्वेद में। तो हमारा यही पहला सुमेलित नहीं है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का तीसरा मंडल सही है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, तो हमारा सही हो जाएगा। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद का 7वां मंडल, ये भी हमारा सुमेलित हो जाएगा। इस तरह विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, सूची को सूची 2 से मिलाना है। महाजनपद है, उनकी राजधानी दिए गए। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वज्जिक थी वैशाली। चेदिक थी शक्तिमती। मत्स्य की विराटनगर। तो इस तरह हमारा जो सम्मिलित हो गया 4 2 3 1, 4 2 3 1 किसमें है? बी में है, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हो, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो इसमें दिया गया खुद्दक निकाय, बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, विशुद्धमग। तो देखिए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो इसमें देखा जाए बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है उसको विशुद्धमग को कहा जाता है। विशुद्धमग जो है इसकी रचना कौन किया था? इसको किए थे बुद्धघोष के द्वारा। और कब किया? ये किया था पाली भाषा में 5वीं शताब्दी में। और ये जो है हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, ये हो जाएगा। और खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय इसमें क्या है ना, ये जातक कथा है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जातक कथा। बुद्ध चरित हो गया प्लस सौंदरानंद हो गया। और सारिपुत्र प्रकरण ये है अशोघोष की रचना है। और क्या है? बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब क्या है कि ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो इस तरह जो हमारा हमको जो देखना था विकल्प हमारा डी सही है। अगर अपन देखते हैं लोग, दिए गए सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? दिया गया है इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। दूसरा दिया गया है नानाघाट पूरे अभिलेख सातवाहन नरेश हाल से संबंधित है। तो बताइए इसमें से हमको असत्य बताना है। तो
तो देखा जाए जो सिमुक थे उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की, लेकिन किसकी हत्या करके? इन्होंने हत्या किया था कर्ण वंश के शासक जो थे। कर्ण वंश के शासक जो थे वो कौन थे? सुशर्मन। सुशर्मन थे। तो इस तरह हमारा जो कथन एक है गलत हो जाएगा। और दूसरा नाना घाटपुर अभिलेख, ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था सातकर्णी प्रथम से। सातकर्णी प्रथम से संबंधित था। और इसमें कौन थे? हाल जो थे ये सातवाहन शासक थे और इनके द्वारा गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो हमारा दूसरा कथन गलत है, तो सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए हैं रणथंभौर विजय, गुजरात विजय, मालवा विजय, चित्तौड़ विजय। तो देखिए, तो इसमें देखा जाए तो जो रणथंभौर विजय थी इसको किया गया था 1301 में, गुजरात विजय 1297 में, मालवा विजय 1305 में और चित्तौड़ विजय 1303 में। तो इसमें पहले हो जाएगा गुजरात विजय, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा 2 1 4 3 विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के माध्यम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया? तो सोम प्रकाश, बंगवादी, अमृत बाजार, बुद्धिधर। बताइए। तो देखा जाए सोम प्रकाश के माध्यम से, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? दिए गए गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा, मेहरुन्निसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए ये जेबुन्निसा के द्वारा लिखा जाता था कविताएं जो है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए हैं कि शासक दिए गए हैं और यवन राजदूत दिए गए हैं, मतलब किसके दरबार में राजदूत आए थे वही उनको सुमेल करना है और देखना है कि उन्हें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आए थे, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आए थे, अशोक के दरबार में डायोनिसियस आए थे, स्कंदगुप्त के दरबार में तो जो हेलियोडोरस है ना, ये कब आया था? ये आया था, ये शुंग शासक थे, शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आए थे। भागभद्र के दरबार में तो हमारा यही हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा सुमेलित नहीं है, डी। अगला प्रश्न है। देश दिए गए और राजधानी, और देखना इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखा जाए सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, हाइती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ग्रेनाडा की राजधानी देखा जाए तो सेंट जॉर्ज है, और लिब्रेविले जो है ना ये गैबन की राजधानी है। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो उसमें दिए गए हैं तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, एटाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए ना, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल भित्ति, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग जो है, और ये एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए निम्नलिखित देशों में से कौन एक कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है? दिए गए मैक्सिको, म्यांमार, भूटान, मिस्र। तो इसमें देखा जाए तो भूटान जो है ना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र जो है कर्क रेखा पर स्थित है। तो विकल्प सी से हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है। ग्रीनलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दिए गया है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। तो इसमें कथन जो देखा जाए पहला हमारा सही है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर उत्तरी अमेरिका नहीं, इस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। तो
तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सार दिए गया, झील दी गई है, तो उनको सुमेलित करना है। थंडर वे, थंडर वे देखा जाए तो ये सुपीरियर के किनारे हैं। क्लीवलैंड, क्लीवलैंड एरी झील के किनारे है। टोरंटो, टोरंटो जो है ओंटारियो झील के किनारे है। केसविल्ले, केसविल्ले ह्यूरॉन। तो हमारा जो हो जाएगा 2 1 4 3 बन रहा है। 2 1 4 3 किस विकल्प में है? विकल्प में है डी, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी काला सागर में गिरती है? सीन नदी, डेन्यूब नदी, रोन नदी, पो नदी। तो देखिए इसमें से हमारा, इसमें देखा जाए तो जो डेन्यूब नदी है ना, ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है। सीन नदी, सीन नदी जो है ये कहाँ गिरती है? सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। रो नदी, रो नदी कहाँ गिरती है? ये भूमध्य सागर में गिरती है। पो नदी, पो नदी जो है वेनिस की खाड़ी में गिरती है, ये इटली के पास, इटली की नदी है, वेनिस की खाड़ी में। इस तरह हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस एक देश के साथ नहीं लगती है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसमें देखा जाए तो म्यांमार साथ नहीं लगती है ना, म्यांमार तो इससे बहुत दूर है। म्यांमार साथ लगने वाले जो जैसे राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? दिए गए आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये तुम्हारा सही है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, ये भी हमारा सही है। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, ये भी हमारा सही है। आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी है, नहीं। आदम जो ब्रिज है उसके उत्तर में मन्नार की खाड़ी नहीं है। आदम ब्रिज के उत्तर में जो है ये हो जाएगा, उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है। और उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है पाक की खाड़ी, ये मार्च हो जाए तो विकल्प में डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बताना ना हम लोगों को। अगला प्रश्न है, मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? देखिए आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्य। देखिए तो देखा जाए तो हिमालय के गर्भ में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी सर्वाधिक ऊंची है? दी क्या? नामचा पर्वत, केटू, नागा पर्वत, कंचनजंगा। तो नामचा पर्वत ऊंचाई कितनी है? नामचा पर्वत ऊंचाई है 7,750 मीटर। केटू, केटू है 8,611। नंगा पर्वत 8,126। कंचनजंगा 8,597। तो इस तरह विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए कांडलाई ज्वारी बंदरगाह हमारा सही है, गुजरात में है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, हमारा सही है। मर्मुगांव एक कृत्रिम बंदरगाह हमारा गलत हो जाएगा ना, कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो कहाँ है? गोवा में है। तो अगला देते हम लोग दिए लास्ट में दिए कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प हमें बताना गलत, इस तरह हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत है बताना। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया गया है कि यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है, हमारा सही हो जाएगा। इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है। तटरेखा की लंबाई नहीं, क्योंकि ये तो लैंडलॉक्ड देश है ना, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। हमारा विकल्प भी दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। इसे शांत घाटी में देश कहा जाता है, भी सही है। इसकी राजधानी मैसूर भी सही हो जाता है। हमें गलत कथन बताना था ना, तो यही हमारा सही हो जाएगा, विकल्प भी। अगला प्रश्न है, थीन परियोजना स्थित है रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, ब्यास नदी पर। तो बताइए थीन परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? मालदीव, सेशेल्स, भारत, इंडोनेशिया, भारत और मालदीव, मलेशिया और इंडोनेशिया।
तो इसमें देखा जाए 6 डिग्री चैनल जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गए एल्यूमिनियम उद्योग एक भारहासी उद्योग है। भारत में वस्त्रों उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो बताइए, तो इसमें देखा जाए तो हमारा दोनों कथन हमारा सही है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग, परियोजना दिए गए, राज्य दिए गए हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें से मचकुंड जो आंध्र प्रदेश की है, चमेरा है हिमाचल प्रदेश की, सलाल है जम्मू कश्मीर की, टनकपुर है उत्तराखंड की। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारे, इसमें 3 1 2 4 3 3 1 2 4 किस में है? विकल्प डी में सही है, विकल्प डी से हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुनित नहीं है? तो दिए गया प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक जो है ना, ये स्वपोषी होते हैं, तो हमारा सही है। जलीय पारतंत्र के जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, ये हमारा सुमिलित है। पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह है जो चक्री नहीं होता है, ये एक दिशी होता है ये, तो हमारा गलत हो जाएगा। और जो चौथा है, अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों के श्रेणी में संबंधित जीव चींटी है, तो हमारा ये भी हमारा विकल्प सुमिलित है, तुम्हारा गलत ही बताना, तो हमारा सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके पारित होने, स्थापित होने, हस्ताक्षरित होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया गया है कि भारत द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना, तो ये कब हस्ताक्षर किया गया? ये किया गया था 2001 में। और जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा पारित होना, ये तो हुआ था 2002 में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, ये हुआ था 2003 में। इस तरह हमारा अगर इसको किया जाए कार्यक्रम अनुसार, तो हमारा विकल्प डी के अनुसार हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है। दिए गए धरातलीय ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कौन सही होगा मेरा। तो इसमें से देखा जाए ना, ये जो धूम कोहरा होता है इसको कहते हैं स्मोक। और स्मोक जो है ना, ये स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना होता है। तो इसका जो कारण होता है ना, वो धरातलीय ओजोन गैस होती है, और यह एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। धरातलीय ओजोन गैस जो होता है वो 3। तो इस तरह विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करता है? दिए गए किसी पारतंत्र में प्रति इकाई समय में जीवित पदार्थों का सकल भार, और दूसरा दिया है किसी पारतंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार। तो हमारा सही हो जाएगा। बायोमास के संबंध में किसी परितंत्र में प्रति इकाई समय, प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार, हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है? देखिए IUCN, यूनेस्को, UNDP, IPCC। तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम जो है ये किया गया था यूनेस्को के द्वारा। वो कब किया गया था? 1971 में। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। तो इसमें देखा जाए ना, तो जो राष्ट्रपति है इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है इससे सलाह लेने के बाद, तो इस तरह हमारा विकल्प टी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है? दिए गए लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, गरिमा, सदाचार। तो गरिमा जो होता है इस आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो इसमें दिए गए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और दिया गया यह एक सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय था लेकिन अब जो है ये संवैधानिक निकाय है। कब बना? ये 2018 में। इतना ये हमारा कथन गलत हो जाएगा।
इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारा सही हो जाएगा। तो हमें गलत बताना, तुम्हारा बी जो है गलत कथन है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ना, इसका गठन जो संसद के द्वारा किया जाता है। तो और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है राज्य विधानमंडल के आग्रह से में संसद द्वारा किया जाता है। और इनके जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला देखते हैं। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है दिए गए स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, ये भी हमारा सही है। प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना। तो इनसाइड ट्रेडिंग जो होती है ये शेयर बाजार के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, ये अवैध होता है। इसमें जो शेयर मार्केट को जो अंदर की जानकारी रखने वाले होते हैं कि कब शेयर हमारा ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, तो उनके द्वारा जानबूझकर इसकी लेन देन किया जाता है। जब जान जाते हैं शेयर ऊपर जाने वाला होता है ये खरीद लेते हैं, जब नीचे जाने वाला होता है तो बेच देते हैं। तो इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला दिए गए प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, भी हमारा सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो उसमें दिया गया एस्बेस्टस, सेलुलाइड, पनस्पक, अभ्रक। तो देखिए, तो इसमें देखा जाए जो अभ्रक होता है ना, ये बिजली का कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक। इसका उपयोग जो होता है जैसे बिजली के सामानों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे प्रेस वगैरह हो गया, कटआउट वगैरह बनाया जाता है। तो ये हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किए गए? दिए गए कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखा जाए तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो है ये सर्वप्रथम जो है कृषि साख क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित किस वर्ग को हानि होती है? दिए उत्पादक को, व्यापारी वर्ग को, ऋणी को, वेतनभोगी को। तो इसमें देखा जाए ना तो मुद्रास्फीति की जो अवस्था होती है वेतनभोगी जो कर्मचारी होते हैं इनको हानि होती है, जबकि उत्पादक को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, ऋणी को। लेकिन एक चीज़ और है, इनके साथ साथ में जो ऋणदाता होते हैं इनको भी हानि होती है। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है दिए विनिमय दर में स्थायित्व, रोजगार सृजन, विकास एवं मूल्य स्थिरता, उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो ये हमारा तीनों जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो दिए गया है कथन दिए गए हैं या अवसरात्मक होता है, तो हमारा सही हो जाएगा। तो और दूसरा दिए गए इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, हमारा सही हो जाएगा। यह अल्पकालिक निवेश, अल्पकालिक नहीं होता है, ये होता है दीर्घकालिक निवेश होता है ना। तो हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसका आय और रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो हमारा सही हो जाता है। मैं गलत हम बताना था ना, तो हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाती है? तो इसमें दिए गया है जो कथन दिए गए हैं, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो। तो और दूसरा दिए कि जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में वृद्धि हो। और तीसरा दिए गया जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में ना तो कमी हो ना ही वृद्धि हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए ना जो हमारा पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। जब सरकारी व्यय अधिक हो जाता है और निजी व्यय जो होता है अथवा जो निवेश होता है इसको जब हतोत्साहित किया जाता है सरकार के द्वारा, तो यही होता है कि क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं उस चीज को। तुम्हारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिए गया है इसमें लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु पारित किया गया था, हमारा सही है।
गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती भाषा में नहीं किया गया था, ये किया था अंग्रेजी की भाषा में किया गया था ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारा। और इनके द्वारा और भी पत्रिका का जो है संपादन किया गया था, जैसे हरिजन बंधु जो है ये गुजरात में किया गया था। और हरिजन सेवक का प्रकाशन हिंदी में किया गया था। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प सही हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें दिए गए कौन से सम्मिलित नहीं है। दिए गए अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद सम्मिलित है। देवबंद आंदोलन, कासिम ननौती एवं रशीद अहमद गंगोई हमारे सम्मिलित है। यंग बंगाल आंदोलन, ये इनोवेशन संबंधित नहीं था, ये था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। इस तरह हमारा विकल्प जो है सुमिलित नहीं है। नामधारी आंदोलन, राम सिंह। तो बताना है कौन सुमिलित नहीं, तुम्हारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। ये घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रमानुसार जो है। कृषक प्रजा पार्टी दिया गया है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। बारडोली सत्याग्रह 1928 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में। इसको किया गया था श्यामकृष्ण वर्मा जी द्वारा किया गया था और लंदन किया गया था। तो बताइए, तो इसमें देखा जाए हमारा जो है सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई थी। कृषक प्रजा पार्टी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1929 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है 1920 में। तुम्हारा विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। दिए कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो इसमें देखा जाए नागपुर अधिवेशन में। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पी आनंद चार्लू। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये 1940 में आया था ना, तो हमारा हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में। अगस्त घोषणा 1917 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। इस तरह में क्या इस तरह हमारा 4, 3, 1, 2 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला बन देते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। 2018, 2010, 2005, 2009। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 2005 में की गई थी। और किसकी सिफारिश पर ये की गई थी। सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी। अगले बंदे दोनों। यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। विकल्प हमारा ऐसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो दिया गया है अमृत योजना। अमृत योजना कब आई थी। अमृत योजना आई थी ये 15 नवंबर 2015 को। 15 नवंबर 2015 को। अटल पेंशन योजना आई थी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तो ये आई थी 5 मार्च 2019 को। सक्षम योजना 28 सितंबर 2016 को। तो इसको व्यवस्थित कीजिए। ये जो व्यवस्थित हो जाएगा ये बच जाएगा, पहले तो आ जाएगा ये पहले नंबर पर 2 आ जाएगा। तो 2 किसमें है हमारा टीम सही है। 2 1 4 से हमारा बन रहा है, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला बन देते हैं हम लोग।
एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। और दूसरा कथन दिया गया, इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो असत कथन में बताना है, तो इसमें हमारा दोनों कथन सत्य है ना, तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई? दिया जाए शिवरमन समिति, विजय केलकर समिति, एम नरसिम्हन समिति, शीतलवाड़ समिति। तो इसमें देखा जाए तो विजय केलकर विजय, और इसकी जो स्थापना का जो किया गया था, ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और समाप्त की गई विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर। तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन एक सम्मिलित नहीं है। खाद्य मिलावट निरोधक कानून, ये तुम्हारा सम्मिलित है 1954 में। ट्राइफेड 1987 में, एगमार एक्ट 1987 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो जो इसकी संस्था हुई थी, ये हुई थी 1988 में। विकल्प मेरा डी से हो जाए क्योंकि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? दी आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। तो जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना, ये क्या क्या किया जाता है, ये किया जाता है बजट, जिस दिन बजट पेश होना होता है उसके एक दिन पहले ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसको प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, इसको तैयार किया जाता है। तो विकल्प मेरा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? तो दिए गए हैं, एक क्षेत्र में समान प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया। तो समान प्रजाति नहीं होती हैं, विकल्प ये जो कथन हमारा गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक क्षेत्र में, क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्र ये भी गलत हो जाएगा, और भिन्न भिन्न क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रजाति ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो विकल्प हमारा जो है बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है? तो इसमें देखिए रेडियो सक्रिय तत्व, भारी धातुएं, डीडीटी, घरेलू अपशिष्ट। इसमें हो जाएगा घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट जो है ये ज़्यादा दिन तक नहीं बना रहता प्रकृति में, ये जल्दी ही ये क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है तो जल्दी ही ये खत्म हो जाता है। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें देखा जाए कि कौन सम्मिलित नहीं है। दिए भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को आया था, तो मैं सम्मिलित है। पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल, हमारा सही है। पीपल फॉर एनिमल की स्थापना, तो ये नहीं इनके द्वारा बंदना से द्वारा नहीं किया, ये किया गया है मेनका गांधी के द्वारा। भारत का बर्डमैन सलीम अली, तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए 1988, 1989, 1990, 1992। तो देखा जाए तो इसकी स्थापना जो 1988 में की गई थी, तो ये किसके द्वारा ये किया गया था? यूएनईपी प्लस WMO। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दिया गया है लॉरेंस वक्र, गरीबी रेखा, गिनी गुणांक, ए और सी दोनों। तो इसमें देखा जाए तो हमारा जो लॉरेंस वक्र है और गिनी गुणांक है, इसके द्वारा निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात किया जाता है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास हो तो संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया? 1948 की देखो 1948 की औद्योगिक नीति ये प्रथम औद्योगिक नीति है। इसमें लाया गया था सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। और जो 1956 की द्वितीय जो औद्योगिक नीति आई थी, ये दूसरी औद्योगिक नीति कौन सा 30 अप्रैल 1956 की, इसमें जो है सार्वजनिक, निजी और इसके साथ साथ में संयुक्त क्षेत्र भी आया था। तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? दिए गए विकल्प में 1990, 1991, 1992, 1993।
तो देखा जाए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सामने जो है 1992 में ये किया गया था फेरवानी समिति की अनुशंसा पर। विक्रम हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिए गए कपाट की स्थापना की गई थी 1986 में। एफआरबीएम आया था 2003 में। फेमा आया था 2000 में। एग्जिम बैंक 1982 में। तो हमारा हो रहा है ये 2143। तो 2143 तो मेरा डी में है, तो हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोईपुरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में किस एक से है? दी गए बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, शेयर घोटाले की जांच से, देश के वित्तीय ढांचे में सुधार से, लघु उद्योग से। तो इसमें देखा जाए तो गोईपुरिया समिति का जो संबंध था ना वो था बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 1991 में आई थी। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोलों की राजधानी उरैयूर प्रसिद्ध थी। रेशम के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, स्वर्ण मुद्राओं के लिए, मसालों के व्यापार के लिए। तो देखा जाए तो चोलों की राजधानी उरैयूर थी, ये कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा स्थल दिया गया और वहाँ से प्राप्त सामग्री दिए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था हाथी का कपाल खंड। लोथल से फारस की मोहर मिली है। कालीबंगा से क्या मिला? कालीबंगा से मिला है अग्निकुंड। बनौली से हल्की आकृति मिली है। तो इस तरह जो हो जाएगा हमारा 3 4 1 2 हमारा विकल्प बी मिल रहा है। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था? दिए गए अग्नि, इंद्र, पूषण, वरुण। तो इसमें से हमारा कौन सही है? इसमें देखा जाए तो वरुण है ना, इनको कहा जाता है प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता है। तो विकल्प हमारा डी से हो जाए, क्योंकि ये क्या थे इंद्र तथा अग्नि के बाद इनका जो महत्व है ना वो तीसरे महत्व के थे। पहले थे इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण का नंबर आता था, तीसरे स्थान पर थे। तो विकल्प हमारा डी से हो जाए। अगला प्रश्न है इसमें दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड़ स्तंभ लेख जो है ये कुमारगुप्त से संबंधित है। भित्री स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। पूना ताम्रपत्र जो है प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। जिस तरह में क्या सम्मिलित हो जाएगा? इसमें हमारा बन रहा है 1 3 2 4 हमारा सी में है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग महारत्न कंपनी कितने रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती है? दिए 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़। तो इसमें हो जाएगा हमारा कि महारत्न कंपनी जो है ये 5000 करोड़ का जो निवेश है स्वविवेक से कर सकती हैं। और उनका क्या हो, और इनका जो ये एक नियम है कि इनका क्या कैटेगरी क्या होनी चाहिए? कैटेगरी है कि इनका जो है 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक व्यापार होना चाहिए। तब इनको महारत्न दर्जा दिया जाता है। और 5000 करोड़ लगातार 3 वर्षों तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ भी होना चाहिए। 5000 करोड़ का 3 वर्षों का औसत होना, 3 वर्ष औसत लाभ होना चाहिए। तो विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है? दी गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। तो देखा जाए ना तो इसमें पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है खनिज दिया गया शीर्ष उत्पादक देश दी प्राकृतिक गैस जो है ना ये अमेरिका शीर्ष उत्पादक देश है। लाओस ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण चीन, हीरा रूस। तो इस तरह हमारा बन रहा है 4 3 2 1। तो हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखते हैं हम लोग मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है
कारण दिए गए थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखा जाए हमारा दोनों सही है और कथन कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें देखा जाए मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आधारित माप है ये थोक मूल्य सूचकांक से ज़्यादा व्यापक है। क्यों? क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निश्चित करना है। दी गया WTO, IDA, IMF, IFC। तो ये काम जो होता है ना मात्रात्मक प्रतिबंधों को, ये काम है WTO का। और WTO की जो स्थापना की गई थी ये 1995 में की गई थी। इस तरह विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। दिया गया 2009-10, 2008-9, 2011-12, 2013-14। देखिए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए विकल्प हमारा सही से हो जाएगा। 2011-12 में धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। अपन देखते हम लोग, इसमें देख ऑस्ट्रेलिया में खान स्थित खान दी गई है और उनसे संबंधित खनिज दिए गए हैं। उसमें देखना कौन सम्मिलित नहीं है। वीपा में जो है बॉक्साइट पाया जाता है, हमारा सम्मिलित है। ब्रोकन हिल में जस्ता चांदी लेड पाया जाता है, मेरा सम्मिलित है। पिलबरा में जो पाया जाता है लौह अयस्क पाया जाता है, तो हमारा सही सम्मिलित हो जाएगा। ओलंपिक डैम खान में यूरेनियम पाया जाता है, ना कि सोना। और सोना कहाँ पाया जाता है? सोना पाया जाता है कालगुरली और कोलगार्डी। तो विकल्प मार्टी से हो जाएगा क्योंकि सूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें दिए गए है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और दूसरा दिया मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो इसमें तो हमारा पहला कथन जो है हमारा सही है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है ना ये कर्क रेखा के दक्षिण नहीं उत्तर में है। कथन तो हमारा गलत है। तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा, तो केवल ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। दिए गए पश्चिमी घाट में, कश्मीर हिमालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय में, थार मरुस्थल में। तो कहाँ पाई जाती है करेवा भू आकृति। तो करेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला है, सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी कहाँ बहती है। सिंधु नदी बहती है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। तो इसमें हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए शिलांग पठार में क्या दिए, इसमें दिया गया है कि कौन सी वनस्पति पाई जाती। शिलांग पठार पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहारित वन पाया जाता है। तो हमारा दूसरा पश्चिमी घाट पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, ये हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ज्वारी वन पाया जाता है। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। तो इस तरह हमारा जो हो जाएगा 2 1 4 1 2 1 4 3। तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला दिया गया, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में, रियो 20 सम्मेलन 2012 में। तो उसमें देखा जाए धारणीय विकास लक्ष्य जो है ये रियो 20 सम्मेलन 2012 में अपनाया गया था। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र जो है टांसले द्वारा किया। तो ये टांसले में सम्मिलित है। 10% का नियम, तो 10% का नियम जो है ना ये ओडम के द्वारा नहीं किया गया था, ये दिया गया था लिंडेमान के द्वारा। ये हमारा सम्मिलित नहीं है। अनुक्रमण जो है क्लीमेंट के द्वारा दिया गया था। बायोडाइवर्सिटी WG रोजन के द्वारा दिया गया था। बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दिए गए IUCN प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है,
और दूसरा दिया गया है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन हमारा सही है, लेकिन दूसरा कथन हमारा गलत है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तुम्हारा केवल एक, तो बी सही, ये सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, दिए गए प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है। दिए गए समुद्र, आर्द्रभूमि, धान के खेत, हाइड्रेट्स। तो जो है वैश्विक मीथेन उत्सर्जन जो है इसका सर्वाधिक उत्सर्जन जो होता है आर्द्रभूमि में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है। दिए गए एम्पियर दिया गया है, जूल दिया है, केल्विन दिया है, कैंडेला दिया गया है। तो बताइए इसमें देखा जाए जूल जो है ये मूल मात्रक नहीं है, यह जो है व्युत्पन्न मात्रक है। अगला प्रश्न है, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में इसमें दिया इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये हमारा सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है। इसमें दिया गया है विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें दिए कापर, जिंक, निकिल। जो कापर, जिंक, निकल है ना, इसको क्या कहता है, इसको कहा जाता है जर्मन सिल्वर है। और कापर स्ट्रांसियम दिया गया है, इसको कहते हैं बेल मेटल, जिससे घंटी का निर्माण होता है। बेल मेटल है। कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम को कहते हैं कृत्रिम सोना। इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन कारण दिए गए पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है, कारण दिए कि पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो इसमें हमारा कौन सही है। ये तो हमारा सही है कि पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो हमारा कारण सही है। वो कथन गलत है, क्योंकि ये लोहे के साथ ही रखा जाता है, तो चांदी के पात्र में नहीं रखा जाता है, हमारा कथन गलत है। तो इस तरह क्या हमारा सही हो जाएगा, इस तरह हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, काली खांसी रोग का प्रसार प्राय किसके द्वारा होता है। पानी द्वारा, भोजन द्वारा, हवा द्वारा, जानवर द्वारा। जो काली खांसी रोग है ना, ये हवा द्वारा होता है। इसका वाहक जीवाणु क्या है, इसका जो वाहक जीवाणु है उसका नाम है हीमोफिलिस पर्टुसिस। तो इस तरह हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हो तो पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। दिएगा फरवरी 2009 में, मार्च 2005 में, फरवरी 2012 में, 2012 से फरवरी 2006 से। तो इसका शुभारंभ किया गया था फरवरी 2006 से। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। दिए गए वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2016 में। तो कौन सा मान सही है। तो किसान विकास पत्र जो ये होता है इसको प्रारंभ किया गया था 1988 में, 2011 में इसको बंद कर दिया गया था, और 2014 में इसको फिर से प्रारंभ किया गया। तो हमारा तो विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है। दिए गए 35%, 0%, 55%, 95%। कौन सा हमारा सही है। तो इसमें देखा जाए तो 0%, क्योंकि सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। देखिए बदायूं, बागपत, देवरिया, कन्नौज। तो इसमें देखा जाए तो हमारा जो बागपत है ना, यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो ये हमारा विकल्प भी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। दिए गए 10 लाख, 20 लाख,
30 लाख, 25 लाख। तो इसमें देखा जाए ना तो 20 लाख, अगर 20 लाख के नीचे के अगर किसी राज्य की जनसंख्या है तो वहाँ पर जो मध्यवर्ती स्तर का पर जो है पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। इस तरह हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, वो युद्ध, वायु आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। तो हमारा जो आंतरिक अशांति है ना, ये पहले था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, तो वह सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। दूसरा देखिए, उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कौन सा सही है इसमें से? इसमें देखा जाए पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन हमारा गलत है। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, नहीं होगा। तो इस तरह हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? दिए गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें देखा जाए तो नीति निर्देशक ये दिया गया, इसका उल्लेख जो गया है भाग 4 काम दिए गए, अनुच्छेद 51 दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध, तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए ना तो हमारा विकल्प समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि क्या अनुच्छेद 107 में इसकी व्यवस्था दी गई है कि लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश किए हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे हुए हों। जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किए समाप्त नहीं होते हैं। तो इसकी व्यवस्था जो किया जाता है ये 107 में दिया गया है अनुच्छेद। अगला प्रश्न तुम लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? तो दिए गए वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर सही है? तो इसको देखा जाए तो वर्ष 2009 में इसका नाम को बदल दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी से हो जाएगा। अरब में सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया था। देखिए वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2022 में। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो ये इसका जो प्रारंभ हुआ था ना वो 2019 में हुआ था, तो विकल्प नंबर ठीक से हो जाएगा। अगला प्रश्न में, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ठीक है, 1947 में, 1952 में, 1955 में, 1972 में। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है वर्ष 2052 में प्रारंभ की गई थी, विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? दिए गए बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमण। तो इसमें जो है नीलम संजीव रेड्डी जो था ना ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद राष्ट्रपति भी चुने गए थे, तो विकल्प सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया कहलाती है? ब्लैक बंडिंग, स्क्रीनिंग, व्हाइट रस्टिंग, क्यूरिंग। क्या से हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा डी, क्यूरिंग कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो पत्ती होती है इसमें वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है, तो इसको क्यूरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गए भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में वर्ष 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है, और दूसरा दिए गए सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। तो उसमें कौन कथन सही है? तो उसमें देखा जाए ना हमारा जो पहला कथन है सही है, क्योंकि 2001 में क्या था ना, 2001 में जो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात था वो था 927 क्या है, और 2011 में कितना हो गया है? 919 हो गया है, तो कथन हमारा सही है। और सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात जो है नागालैंड में है, कितना है? 989।
और न्यूनतम है हरियाणा में कितना है 829 है। दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? दिया गया है 2030 तक, 2025 तक, 2035 तक, 2045 तक। क्या सही होगा हमारा? तो इसमें देखा जाए कि 2025 तक किएगा ना, तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना दिए गए और स्थापना वर्ष दिए गए, सोची 1 सोची 2, तो मिलाना है। तो नाफेड की स्थापना जो हुई थी ना, ये हुई थी 1958, नाबार्ड 1982 में, लीड बैंक योजना 1969 में, ट्राइफेड हुई थी 1987 में। तो इस तरह में क्या बनेगा? इस तरह हमारा बना है 4 2 1 3, तो विकल्प हमारा डी बन रहा है। अगला प्रश्न है, अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, ए तथा सी दोनों। क्या हो सकता है इसमें? तो अधिप्राप्ति जो मूल्य है ना, ये क्या है कि बराबर हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा ए और सी सही है, तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिए गए कि पंचवर्षीय योजना दिए गए, उनका मॉडल दिए गए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैराड डामर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी महालनोबिस, 5वीं DP धर, और 8वीं जॉन W मूलर मॉडल पर आधारित थी। इस तरह हमारा क्या बना है? इस तरह हमारा बना है 2 1 4 3, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। आगे दिए गए आगे जो प्रश्न है हमारे करंट से संबंधित हुए हैं, जो कि पुराने करंट अफेयर से संबंधित है, कुछ जिनका कोई रेलिवेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो आज हमारा ये टेस्ट ख़त्म होता है। टेस्ट नंबर 1 था ध्येय IAS का। आगे भी हम लोग इस तरह से टेस्ट जो सॉल्व कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इनका जो है पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।